जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का साइको क्लासेस बाय आशीष सर यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? लास्ट की वीडियो में हमने अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट 4 किया था। इस वीडियो में हम पर्सनैलिटी का पार्ट 5 पढ़ेंगे, जहां पर हम मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ेंगे। अगर आपने हमारी लास्ट की वीडियो नहीं देखी है, पर्सनैलिटी की बाकी की जो 4 वीडियोज हैं वो नहीं देखी हैं, तो चैनल पर जाकर वीडियोज देख लीजिएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। अगर हम बात करें मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की, जो आज का हमारा टॉपिक है, तो मेजर ऑफ पर्सनैलिटी हमारे दो तरीके के आते हैं। हम दो तरीके से हमारे व्यक्तित्व का जो मापन है वो कर सकते हैं। फर्स्ट होता है हमारा नॉन प्रोजेक्शन मेथड, सेकंड होता है हमारा प्रोजेक्शन यानी कि अप्रेक्षण, गैर प्रेक्षण या निरपेक्षण, और सेकंड होता है हमारा प्रेक्षण विधियां। अगर हम बात करें हमारी अप्रेक्षण में, तो इसमें हमारे 3 टाइप्स के बनते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सब्जेक्टिव, सेकंड होता है हमारा ऑब्जेक्टिव, थर्ड होता है हमारा साइकोडायनामिक। अगर सब्जेक्टिव की बात करें, आत्मनिष्ठ विद्या की बात करें, तो सब्जेक्टिव में देखो हम जो चीजें लिखते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, एक ऐसे टाइप क्वेश्चन को बनाना। तो हमारा सब्जेक्टिव में जो भी आते हैं, जैसे हम इन्वेंट्रीज बनाते हैं, प्री सूचियां, आत्मकथा जो लिखते हैं, जैसे ऑटोबायोग्राफी, क्वेश्चन आंसर करते हैं, केस स्टडी, साक्षात्कार, इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, ये हमारे सारे सब्जेक्टिव में आते हैं। यानी कि जैसे एग्जाम होता है, उसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में 4 या 5 जितने ऑप्शन होते हैं, उसमें से हमें एक ऑप्शन चूज करना होता है, यानी कि एक क्लोज्ड वे होता है। लेकिन सब्जेक्टिव में हमारे लिख देते हैं कि एक्सप्लेन करिए, और एक्सप्लेन जब करते हैं तो एक वाइड, हमारे पास एक बहुत बड़ा वे मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है हमें लिखने का। तो सब्जेक्टिव में हमारे जितने भी लिखने वाली या एक वाइड रेंज जिसको बोलते हैं, वे जो रास्ते, खुले रास्ते होते हैं, वो हमारे सब्जेक्टिव में आते हैं। और ऑब्जेक्टिव में हमारे आते हैं रेटिंग स्केल। अब स्केल हमारा, मान लो अगर एक स्केल है, तो स्केल में एक लिमिटेड ही होता है अंक, और हमें उस लिमिटेड ऑप्शंस के अंदर ही पर्सनैलिटी मेजर करनी है। उसके बाद सोशोमेट्री होता है, सिचुएशन टेस्ट, ऑब्जर्वेशन टेस्ट, सेंटेंस कॉम्प्लिकेशन, परफॉर्मेंस टेस्ट। ये सारा हमारा एक, हम बोल सकते हैं कि क्लोज वे है, और ये हमारा ओपन वे है। तो ये हमारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है। और थर्ड आता है हमारा साइकोडायनामिक मेथड, जिसमें फ्री एसोसिएशन टेस्ट, मुख्य सहचार्य और ड्रीम एनालिसिस, यानी कि सपनों के बारे में विश्लेषण करके पर्सनैलिटी का मेजरमेंट करना। अगर हम सेकंड की बात करें, तो सेकंड में हमारा रोशरा इंक बोल्ड टेस्ट आता है, रोशरा शाही धब्बा परीक्षण, विषय आत्मबोध परीक्षण, वाक्य पूर्ति हमारा आता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, बाल प्रसंगत परीक्षण, नाटक विधि, यानी कि जिसमें हम ड्रामा करते हैं। अगर हम वन बाय वन सबको पढ़ेंगे, तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं, तो हमारा फर्स्ट आता है सब्जेक्टिव मेथड्स में इन्वेंट्रीज। हम इन्वेंट्रीज में हमारे कई आती हैं, जैसे आत्म प्रतिवेदन परिसूची, सेल्फ रिपोर्ट जिसमें हम सेल्फ करते हैं, मिनेसोटा बहुपक्षीय परीक्षण यानी कि मल्टी फेस पर्सनैलिटी, आइंजैक ने क्या पर्सनैलिटी मेजरमेंट के बारे में, बल्कट एडेप्टेशन, एलपोर्ट ने क्या बोला था, और कैटल ने। अगर वन बाय वन सबसे पहले पढ़ें, तो सबसे पहला आता है हमारा आत्म प्रतिवेदन परिसूची, जिसका जो निर्माण किया था या जिसको जो बनाया था, वो 1919 में वुडवर्थ ने बनाया था। जो हमारी इन्वेंट्री में सेल्फ रिपोर्टेड इन्वेंट्री मेजरमेंट टेस्ट है, वो 1919 में हमारा वुडवर्थ ने बनाया था। परंतु इसके बाद इसका इन्वेंट्री का नाम न देकर पर्सनल डाटा शीट का नाम दिया था। इन्वेंट्री का नाम नहीं दिया था, पर्सनल डाटा शीट का, क्योंकि इसमें हम खुद खुद की कुछ बातें उसमें लिखते हैं, वो हमारा पर्सनल डाटा होता है, इसलिए उसमें पर्सनल डाटा का नाम दिया था।
ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हुआ था, इसमें प्रश्नावली थी कुछ जो मिलती जुलती थी, जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यवहार के बारे में हम जानकारी एकत्रित करके मेजरमेंट टेस्ट करते थे। 1919 में वुडवर्थ ने इसको बनाया था। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर थे जिसको हम मेजरमेंट करते थे, बाद में क्वेश्चन आंसर फिल करके एक डाटा इकट्ठा करके उस डाटा के ऊपर हम एनालाइज करके पर्सनैलिटी का मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद आता हमारा मिनेसोटा। अगर हम मिनेसोटा बहुपक्षीय मल्टीफेसिड पर्सनैलिटी की बात करें तो हाथवे और मैकिनले एक मनोरोग चिकित्सक थे, यानी कि जो हमारे हैथवे और मिंकले हैं वो साइकेट्रिस्ट डायग्नोजिस्ट थे जिन्होंने एक परीक्षण का उपयोग का विकास किया था, जिन्होंने मिनेसोटा मल्टीफैक्टिक बनाया था। इस परीक्षण की अगर बात करें तो इसमें जो मनोविकार हमारे जो होते थे, जो हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिसको हम बोल देते थे, वो थे हमारे, या फिर हम मेंटल डिसऑर्डर्स भी बोल सकते हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया था। उसके बारे में इन्होंने कुछ सूची बनाई थी, कुछ लिस्ट बनाई थी, जिसमें हमारे एक 10 उपमापनियां पाई जाती हैं जिसके ऊपर हम पर्सनैलिटी का टेस्ट करते हैं। अगर हम 10 की बात करें तो स्व दुश्चिंता रोग यानी कि ऑस्टिक एंजाइटी डिसीज था, अवसाद, हिस्टीरिया, मनोविकृति भी सामान्य है जिसको हम साइकोसिस एबनॉर्मल बोलते हैं, पुरुषत्व स्त्रीत्व यानी कि हम पुरुषत्व और स्त्रीत्व, अगर व्यामोह, मनोदुर्बल्य, मनोविदलिता, उन्माद, सामाजिक अंतर्मुखता, ये टोटल 10 उपमापनियां थी जिसके बिहाफ पर मेजरमेंट करते थे हमारे मिनेसोटा मल्टीफैक्टल पर्सनैलिटी टेस्ट में। अगर हम उसके आगे बात करें, हमारी थर्ड आती है आइंजैक की। अगर आइंजैक ने इसमें दो आयामों अंतर्मुखता और बहिर्मुखता और सांवेगिक स्थिरता अस्थिरता का मूल्यांकन किया, उसके बाद इन्होंने तीसरा आयाम मन स्थापिता भी जोड़ा। अगर हम बात करें हमारी, तो इसमें देखिए हमारा अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, इंट्रोवर्जन यानी कि हम अपने आप में हमेशा खोए रहते हैं, बहिर्मुखता एक्सट्रोवर्जन यानी कि हम बाहर की दुनिया के साथ मिलजुल कर रहते हैं। उसके बिहाफ पर आइंजैक ने अपना एक पर्सनैलिटी टेस्ट बनाया था। उसके बाद अगर हम बेल की बात करें तो बेल बेल ने यह परिसूची 1934 में दी थी। किन्होंने दी थी? रूप बेल ने ये सूची 1900, ये दो रूपों में प्रस्तुत की गई थी। हमारे इसके दो रूप थे टोटल, जिसमें एक विद्यार्थी तथा दूसरे वयस्कों के लिए थी। एक बच्चों के लिए था, दूसरा बड़ों के लिए था, क्योंकि पर्सनैलिटी, बच्चों की पर्सनैलिटी अलग होती है और बड़ों की पर्सनैलिटी अलग होती है, जिसमें हमारे टोटल 140 क्वेश्चन थे। विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स के थे उसमें 140 क्वेश्चंस थे जिसको हमें हाँ या ना के ऊपर रूप देना था। जैसे मैं आपसे पूछूं, आपने कल की वीडियो देखी तो आप सिर्फ दो आंसर देंगे, यस या फिर नो। ऐसे ही टोटल 140 क्वेश्चन थे जिसको हाँ या ना के रूप में उत्तर देना था। इनके वर्ग की अगर बात करें तो 4 वर्ग इनके थे। फर्स्ट हमारा पारिवारिक फैमिली एडेप्टेशन, स्वास्थ्य अनुकूलन हेल्थी एडेप्टेशन, सामाजिक सोशल और भावनात्मक इमोशनल, ये 4 हमारे टोटल फैमिली, हेल्थ, सोशल और इमोशनल, ये 4 हमारी टोटल कैटेगरीज थी जिसके बिहाफ पर टोटल 140 क्वेश्चंस बनाए गए थे, जिसमें हमारा जो हमारे रूप बेल थे उन्होंने पर्सनैलिटी टेस्ट दिया था। प्रत्येक वर्ग को मापने के लिए 35 एकांश थे जो कि उच्च स्तर तक विश्वसनीय थे। टोटल हर वर्ग यानी कि 4 हैं, तो हर कैटेगरी में टोटल कम से कम हमारे कितने थे? 35 क्वेश्चंस थे जो कि हमारे पर्सनैलिटी टेस्ट को करते थे। उसके बाद अगर अगले की बात करें तो अगला है एलपोर्ट का। 1928 में एलपोर्ट ने दो रूपों में की थी, एक पुरुषों के लिए और दूसरा महिलाओं के लिए। इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपने साथियों पर अधीनता स्वीकार करने की प्रवृत्ति को खोज करना कहते थे। एलपोर्ट ने 1928 में अपनी पर्सनैलिटी टेस्ट दिया था जिसका नाम
एलपोर्ट डोमिसन सब ऑर्डिनेट रिएक्शन स्टडी के नाम से हम जानते हैं। इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी टेस्ट में दो रूप बताए थे। एक था हमारा जेंट्स के लिए यानी कि पुरुषों के लिए, दूसरा महिलाओं के लिए लेडीजों के लिए। इसमें टोटल 41 पुरुषों के लिए थे और 49 औरतों के लिए। क्वेश्चंस की अगर सीरीज की बात करें तो 41 थे हमारे जेंट्स के लिए और 49 थे हमारे लेडीज के लिए। टोटल हमारे 41 जेंट्स और 49 हमारे लेडीज के लिए थे। लेने वाले एक उत्तर चुनना होता था। अब क्वेश्चंस थे, उनमें से हमें एक चुनना है। अब एक चुनेंगे तो उसी हिसाब से हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट एलपोर्ट ने बताया था। उसके बाद अगर हम कैटल 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनेयर की बात करें तो कैटल ने 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली की बात करें तो इस परीक्षण का निर्माण कैटल के ने कारक विश्लेषण के आधार पर किया। इस प्रश्नावली के माध्यम से 17 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को 16 शील गुणों का मापा जाता था। उनके अनुसार जो 16 शील गुण थे वह द्विध्रुवीय थे। द्विध्रुवीय का मतलब हमारा बायपोलर होता है। एक होता हमारा एक ध्रुवीय, दूसरा होता हमारा द्विध्रुवीय, मतलब एक डाइवर्स रेंज जिसको हम बोल देते हैं। वो 16 शील गुण थे जो 17 साल से ऊपर के जो भी बच्चे होते थे, जो वयस्क होते थे, उसके ऊपर हमारा मेजरमेंट होता था। उसके बाद हमारा लास्ट आता है बायोग्राफी। अगर हम अपने ऑटोबायोग्राफी की बात करें, हमारा सेकंड पार्ट, फर्स्ट हमारा था इन्वेंट्री, सेकंड हमारा है ऑटोबायोग्राफी। आत्मकथा से अभिप्राय होता है कि मैं अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिख दूं। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि मैं अपनी जीवनी, जो मेरी जीवनी है, उसके ऊपर मैं एक कुछ कुछ लिखूं, कुछ अपने बारे में बताऊं, वो मेरी ऑटोबायोग्राफी होती थी। जो व्यक्ति अपने संबंध में लिखता था, व्यक्ति द्वारा लिखी गई बातें जीवन में प्रत्येक किए गए अनुभव आदि को उस आदमी को हम पता लगा सकते थे कि उसने क्या किया था, कि उस पर्सन की कैसी पर्सनैलिटी थी, ये हम ऑटोबायोग्राफी के द्वारा पता लगा सकते थे। थर्ड आता है हमारा क्वेश्चनेयर। अगर क्वेश्चनेयर की बात करें तो ये हमारा वुडवर्थ ने दिया था। क्वेश्चनेयर जो हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट था वो हमारा वुडवर्थ ने दिया था। वुडवर्थ ने दिया था। जैसा कि नाम से ही हमारा पता चलता, क्वेश्चनेयर यानी कि इसमें हमें क्वेश्चंस आंसर्स था और क्वेश्चन आंसर के बिहाफ पर ही हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट होता था, जिसमें हमारे ओपन क्वेश्चंस थे, क्लोज क्वेश्चंस थे। ओपन क्वेश्चंस का मतलब हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ पर हमें एक्सप्लेनेशन करनी होती है, और क्लोज्ड का मतलब जहाँ पर हमारे साथ ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चनर पर्सनैलिटी टेस्ट है। उसके बाद हमारा है केस स्टडी। अब केस स्टडी में हमारे मनोवैज्ञानिक गुणों और मनोसामाजिक गुणों और भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक इतिहास आदि का गहनता से अध्ययन करते हैं। एक व्यक्ति या एक बच्चे की कंप्लीट उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उसकी फैमिली की हिस्ट्री क्या रही है, उस हिसाब से एक पूरी केस स्टडी तैयार करते थे और उस केस स्टडी के बिहाफ पर हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। केस स्टडी देखिए, व्यक्ति अध्ययन यानी कि एक पर्सन के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। अब स्टडी करते तो हम उसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, स्टडी कर रहे तो उसके फैमिली हिस्ट्री, उसके फैमिली मेंबर्स के बारे में जानते हैं, तो वो हमारी केस स्टडी बन जाती है। और उसके बिहाफ पर जब हम सारी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं तो वो जानकारी के बिहाफ पर हम पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं। उसके बाद हमारा आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो आमने सामने, जैसे मैं और आप, हम आमने सामने बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे जैसे मैं और मेरे सामने कोई बच्चा बैठा है तो हम आमने सामने बैठकर एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर पुट करते हैं, तो वो हमारा इंटरव्यू बनता है। साक्षात्कार इंटरव्यू हम कैसे लेते हैं, यानी कि ये होता हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट जो कर रहा है यानी कि हमारा टीचर, और इसी के सामने हमारा कौन बैठा है, स्टूडेंट या फिर पर्सन। ये टीचर डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पुट करेगा और डायरेक्ट बच्चे के बारे में जानेगा, और बच्चा डायरेक्ट टीचर को अपने बारे में
बताएगा। ये होता है हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, इंटरव्यू का हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट। उसके बाद अगर हम अगले अपने सेकंड की बात करें तो सेकंड हमारा होता है वस्तुनिष्ठ विधियां, ऑब्जेक्टिव टूल्स। अगर ऑब्जेक्टिव टूल्स में सबसे पहला आता है हमारा निर्धारण मापनी, यानी कि रेटिंग स्केल। अब स्कूल में हम जाते हैं तो स्कूल में 100 मार्क्स के हमारा क्वेश्चन एग्जाम होता है। एग्जाम में से पासिंग मार्क्स हमारे कितने 33 या फिर 34 होते हैं। अब 33 और 34 को जब हम एक ग्रेड पर ले आते हैं तो ग्रेड पर हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं ए प्लस, A++। ये हमारा ग्रेड सिस्टम हो जाता है, यानी कि इसको हम अपना रेटिंग स्केल बोल देते हैं। तो किसी बच्चे की योग्यता उपलब्धि को इस तरह जांचना कि वह किस तरह की है, इस बात का निर्धारण करने के लिए निर्धारण मापने का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमारा ग्रेड सिस्टम होता है। अब ग्रेड सिस्टम से अगर हम पर्सनैलिटी टेस्ट मापेंगे तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव टूल्स के रेटिंग स्केल में आता है। उसके बाद अगर हम सेकंड बात करें तो उसके बाद सेकंड आता है हमारा सिचुएशन टेस्ट। अगर सिचुएशन टेस्ट की बात करें तो परिस्थिति हमारी जैसी होती है, हम परिस्थिति के अकुल बच्चों का या बड़ों का पर्सनैलिटी टेस्ट, व्यक्तित्व का मापन करते हैं। तो इस विधि में कृत्रिम परिस्थिति में बालक या व्यक्ति को रखकर उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि हम बच्चों को एक सिचुएशन देंगे और उस सिचुएशन के अंदर हम बच्चों को रखेंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद हम उसकी पर्सनैलिटी का टेस्ट करेंगे। ये होता है हमारा सिचुएशन। उसके बाद अगर हम अगले बात करें तो समाज मिति। अगर समाज मिति पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करें तो इसके द्वारा समूह का पारस्परिक संबंध का पता लगाया जा सकता है। समाजी मिति में सामाजिक संरचना का अध्ययन करने के लिए सोशियोग्राम का प्रयोग में लाया जाता है। और इसका विकास कब हुआ था? 1934 में मुरे ने किया था। इस विधि में व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता है तथा सब समूह को बोला जाता है कि जो भी इनके साथ है उनको पाले में चले जाए और जो इनके विपरीत है वो अपोजिट हो जाएं। देखिए, समाज मिति अगर मैं बात करूं तो ये होता हमारा ग्रुप ए और ये होता हमारा ग्रुप बी। हम 10-12 बच्चों का एक ग्रुप ए बना देंगे, 10-12 बच्चों का ग्रुप बी बना देंगे। उसमें से हम कुछ बच्चों को अलग कर लेंगे और उस बच्चे को बोलेंगे कि जो भी पर्सन इस ग्रुप बच्चे के ग्रुप वाला है वो इसके साथ चला जाए। तो इस बिहाफ पर हम पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं। ये होता है हमारा पर्सनैलिटी ऑब्जर्वेशन टेस्ट। अगर हम पर्सनैलिटी टेस्ट में बात करें अगला, तो अगला होता है हमारा ऑब्जर्वेशन। अगर ऑब्जर्वेशन की बात करें, जब किसी व्यक्ति के बारे में विभिन्न स्थितियों में सतत अवलोकन किया जाता है, यानी कि हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमारा ऑब्जर्वेशनल पर्सनैलिटी टेस्ट हो जाता है ऑब्जेक्टिव टूल्स के अंडर में। ठीक है। उसके बाद अगर हम अगले की बात करें तो वाक्य पूर्ति, यानी कि सेंटेंस कॉम्प्लिकेशन, यानी कि हम मेरी इच्छा है कि, देखिए अब ये यहां तक ही हमारा क्वेश्चन है। इसके आगे बच्चा खुद फिल करेगा। अब बच्चा अगर इसको खुद फिल करेगा तो इसमें बच्चा जो सोच रहा है वो भरेगा। और बच्चा अगर जो सोच रहा है वो भरेगा तो हम सेंटेंस को बच्चे के द्वारा कंप्लीट करवा रहे हैं। और ये सेंटेंस कंप्लीशन से ही हम अपना सेंटेंस के वाक्य पूर्ति परीक्षण करते हैं। यानी कि बच्चों को सेंटेंस दे देंगे और वो सेंटेंस बच्चा पूरा करेगा। उसके बिहाफ पर हम बच्चे का पर्सनैलिटी टेस्ट करेंगे। उसके बाद अगर हम अपने अगले की बात आए तो अगला है हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट। अगर परफॉर्मेंस टेस्ट, देखिए नाम में ही है परफॉर्मेंस, यानी कि कैसे परफॉर्म किया जाता है उसके बिहाफ पर पर्सनैलिटी टेस्ट हम बच्चों का करते हैं। इस विधि के अगर हम जनक की बात करें तो हर्टशॉन व
में थे। इस विधि के अगर हम ओरिजिनेटर की बात करें तो हर्टस्टोन और मे थे। अगर इनकी हम बात करें, इस विधि में व्यक्ति को कोई भी कार्य दिया जाता था और कार्य खत्म होने के बाद उसके शील गुणों का पता लगाया जाता था, और उस पता लगाने के बाद उसकी परफॉर्मेंस जो होती थी उसके बिहाफ पर हम परफॉर्मेंस टेस्ट करते थे। उसके बाद अगर मैं अपने थर्ड पॉइंट की बात करूं तो थर्ड पॉइंट आता है हमारा मनोविश्लेषणात्मक विधियां, यानी कि साइको डायनेमिक मेथड। अगर साइकोडायनेमिक मेथड की बात करें तो साइकोडायनेमिक में फर्स्ट आता है हमारा फ्री एसोसिएशन टेस्ट। फ्री एसोसिएशन टेस्ट यानी कि इस विधि को सबसे पहले तो फ्राइड ने इसको बनाया था। किसने? फ्राइड सिगमंड फ्राइड जो हमारे हैं, उन्होंने इसको बनाया था, हमारा फ्री एसोसिएशन टेस्ट को। इस विधि में विकास जुंग द्वारा किया गया था। यह विधि मानसिक रोगियों हेतु बनाई गई थी। इस विधि में व्यक्ति को सम्मोहित करके उनके अवचेतन अवस्था में लाया जाता, फिर उससे प्रश्न पूछे जाते थे जिससे उनके मन में छिपी इच्छाएं व भावनाएं प्रकट हो जाती थी। फ्री एसोसिएशन टेस्ट बनाया था किसने? फ्रॉइड ने। और इसका विकास किसने किया था? जुग ने। तो हमारा जो फ्री एसोसिएशन टेस्ट है उसमें हम बच्चों को सम्मोहित हिप्नोटाइज करके और फिर उसके साथ क्वेश्चन आंसर करते थे, ताकि बच्चा साफ साफ सच सच बताए और जो उसके मन में छिपी हुई बातें हैं वो भी वो बता दे। उसके बाद अगर हम ड्रीम एनालिसिस की बात करें तो इसमें बच्चे के स्वप्नों का वर्णन करने के लिए कहा जाता था कि बच्चे जो भी सोच रहे हैं या जो भी बच्चे मन में उनके सपने में क्या आया है उसके बारे में बताओ, और फिर उसके बिहाफ पर हम पर्सनैलिटी का टेस्ट करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। ये हमारा होता है हम यहाँ पर कंप्लीट। इसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है उस सेकंड पार्ट को हम पढ़ेंगे अपने अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो की जो हमारी पीपीटी है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। साइको क्लासेस बाय आशीष सर हमारे हैंडल का नाम है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।